प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6 जो हमारी तीसरी पुस्तक है संवाद सेतु, उसमें अध्याय 6 हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रारंभिक जो 5 अध्याय हैं वे 11th कक्षा के लिए है और 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वो अध्याय 6 से शुरू होता है और इसका शीर्षक है समाचार लेखन। जो जनसंचार के माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंट माध्यम और नव माध्यम, इन तीनों के लिए समाचार किस तरह से लिखा जाता है, कैसे समाचार लेखन करें, इससे संबंधित बातें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जन संचार के माध्यम क्या है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जन संचार के माध्यम किसे कहते हैं और जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है जन संचार, जन का अर्थ यहाँ लोगों से है। लोगों तक सूचनाएं जिन साधनों से, जिन माध्यमों से पहुंच जाए, वे सब जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने वाले माध्यम जन संचार के माध्यम कहलाते हैं। ऐसे माध्यम, ऐसे साधन जिनके द्वारा सूचनाएं लोगों तक पहुंच जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जिन माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान हो वे जन संचार के माध्यम कहलाते हैं। अब दूसरी बात होती है कि जन संचार के माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंट माध्यम, इसे हम दूसरा नाम मुद्रित माध्यम भी दे सकते हैं। दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा है नव माध्यम। नाम से पता चल रहा है प्रिंट या मुद्रित माध्यम वे साधन जिनके द्वारा मुद्रित या फिर लिखित सूचनाएं पहुंचती हैं। ऐसे माध्यम जिनमें मुद्रित या लिखित सूचनाएं होती हैं, लिखकर या फिर प्रिंट करवा करके अगर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे माध्यम प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम कहलाता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखकर या फिर प्रिंट करवाकर किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, पुस्तकें, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्र, आलेख, फीचर, प्रतिवेदन आदि, ये सभी प्रिंट माध्यम या फिर मुद्रित माध्यम के साधन हैं। इन सभी के द्वारा, इन सभी के माध्यम से लिखित या फिर मुद्रित सूचनाएं एक से दूसरे स्तर पर पहुंच जाती हैं। वास्तव में सबसे प्रभावी और स्थायित्व सूचना अगर जिस माध्यम से मिले तो वह प्रिंट माध्यम ही है, क्योंकि प्रिंट माध्यम
में लिखित में सूचनाएं होती हैं, उनकी प्रामाणिकता अधिक होती है, वैधानिक सूचनाएं भी होती हैं। इसके अलावा अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम दूसरे को दिखाकर उससे भी हम समझ सकते हैं। इन्हें हम सुरक्षित भी रख सकते हैं या इन्हें कहीं प्रामाणिकता के लिए साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे प्रभावी और सबसे अच्छा माध्यम मुद्रित माध्यम माना जाता है। सबसे पहले यहीं से जन संचार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रिंट और मुद्रित माध्यम ही प्रारंभ हुआ था। और विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा इस माध्यम का उपयोग किया गया, क्योंकि विश्व युद्ध के समय जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, नव माध्यम है, ये प्रभावी नहीं थे, सक्षम नहीं थे। मोबाइल, दूरसंचार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि प्रभावी उस समय सिद्ध नहीं हुए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं प्रेषित करने में ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। तो उस विश्व युद्ध के समय जब प्रिंट माध्यम से सूचनाएं एक से दूसरे स्थान पर भेजी गई, पहुंचाई गई या प्राप्त की गई, तो वास्तव में यह माध्यम कितना प्रभावी है इसका पता चला। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में यह जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाले जो साधन हैं, जिनके द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचती है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वे सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से टीवी और रेडियो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम टीवी चलाते हैं और उस पर हमें पूरे संसार की सूचनाएं, समाचार मिल जाते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें बहुत सारी जानकारियां इससे मिलती हैं। इसके अलावा जो लोग निरक्षर हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो ऐसे लोग रेडियो पर भी अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साधन हैं और इनके द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके बाद नव माध्यम, इंटरनेट से चलने वाले जो भी साधन है, विकल्प है, जिनमें इंटरनेट का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वे सभी नव माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इस इंटरनेट के द्वारा भी अनेक प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बड़ी शीघ्रता से हो जाता है। और आजकल इस आधुनिक युग में सबसे प्रभावी यही साधन जनसंचार का महसूस किया गया है। वास्तव में इस इंटरनेट का प्रयोग करके मोबाइल, कंप्यूटर आदि के द्वारा भी सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान किया जाता है। पहले कोई कविता कोई बना लेता था, लिख लेता था, तो उसे प्रकाशित, प्रसारित करवाने के लिए या लोगों तक उस अपनी कविता को पहुंचाने के लिए, रखने के लिए मुद्रित माध्यम ही एक विकल्प था। इसलिए किसी प्रकाशक के पास जाते, उससे निवेदन करते कि आप अपनी पत्रिका में, आप अपने इस न्यूज़पेपर में हमारी ये कविता प्रकाशित कर दीजिए। बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन अब हम नव माध्यम के द्वारा अपनी कोई भी कविता हमने बनाई है और कोई
बहुत अच्छी हमने वैज्ञानिक कोई खोज कर ली है, कोई अच्छी विशिष्ट हमारे अंदर कला है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो केवल हमें इंटरनेट का प्रयोग करना है। अपने मोबाइल के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम सभी के सामने हमारी उस कला को, हमारी उस रचना को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसलिए वर्तमान में नव माध्यम है, यही जनसंचार का सबसे प्रभावी और शीघ्रता से सूचनाएं पहुंचाने वाला माध्यम बन गया है। और नव माध्यम में वे सारे साधन आते हैं जिनमें इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। अब हमारा मुख्य चैप्टर शुरू होता है। ये हमारी पृष्ठभूमि थी, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। समाचार लेखन, तो 3 प्रकार के माध्यम थे, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, नव माध्यम। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए समाचार लेखन किस तरह से किया जाता है। तीनों के लिए समाचार लेखन में कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम के लिए समाचार किस तरह से लिखा जाए, समाचार लेखन मुद्रित या प्रिंट माध्यम के लिए किस प्रकार किया जाता है, यहां हम एक दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो फिर ये सारी जो 8 विशेषताएं हमारे सामने लिखी हैं, ये हमें लिखना है। अब इनमें एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले विशेषता, तो समाचार लेखन जब हम प्रिंट माध्यम के लिए करें तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि 6 कैकारों का प्रयोग हमें करना होगा। कैकारों का अर्थ है कैसे प्रारंभ होने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर समाचार पत्र में होना चाहिए, प्रिंट माध्यम के उस समाचार में होने चाहिए। कैसे प्रारंभ होने वाले 6 प्रश्न, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों, ये कैसे प्रारंभ होने वाले 6 प्रश्नों का उत्तर उस समाचार के अंतर्गत होने चाहिए। और हम जानते हैं कि जो समाचार का आमुख होता है, जो समाचार का इंट्रो होता है, जो समाचार की प्रारंभिक पंक्तियां होती है, उनके अंदर ही, उसके अंदर ही हम इन कैकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात इन 6 कैकारों का कैसे प्रारंभ होने वाले इन 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम इंट्रो के अंतर्गत ही देने का प्रयास करते हैं, प्रारंभिक पंक्तियों में देने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि जब प्रिंट माध्यम के लिए हम समाचार लेखन करें तो 6 कैकारों का प्रयोग हमें करना होगा, जिससे कि हमारा समाचार प्रभावी और तथ्यात्मक हो। इसके बाद दूसरी विशेषता है प्रभावी इंट्रो। इंट्रो को हम आमुख भी कह देते हैं। इंट्रो को हम आमुख भी कह देते हैं और इसका अर्थ होता है समाचार की जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं, प्रारंभिक जो वाक्य होते हैं, पहला जो समाचार का गद्यांश होता है जिसमें सबसे प्रमुख सूचना हम लिखते हैं, वह इंट्रो या आमुख कहलाता है। और जब समाचार लेखन करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये आमुख या इंट्रो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। इसके बाद उल्टा पिरामिड शैली।
प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन करें तो उल्टे पिरामिड शैली में ये लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ है महत्वपूर्ण सूचनाएं पहले एवं कम महत्व की सूचनाएं क्रमशः बाद में लिखी जाए, तो इसी को हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। इसका अर्थ होता है कि बहुत महत्वपूर्ण जो सूचना है उसे हम समाचार में सबसे पहले लिखेंगे और कम महत्व की सूचनाओं को क्रमशः हम बाद में लिखेंगे। उल्टा पिरामिड शैली हम देखें इस तरह की होती है। इसके 3 भाग होते हैं। हमसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है, उसे समझाइए। तो हम लिखेंगे उल्टा पिरामिड शैली होती है। इसका अर्थ बताएंगे कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले और कम महत्व की सूचनाओं को क्रमशः बाद में लिखे, यह उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। फिर हम ऐसा एक चित्र बना करके समझाएंगे कि इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। देखिए, ऊपर से बहुत बड़ा और धीरे 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 ये सीमित होता चला जाता है। इसीलिए महत्वपूर्ण सूचनाएं, इस चित्र से पता चलता है महत्वपूर्ण सूचनाएं ऊपर लिखेंगे और कम महत्व की जो सूचनाएं उन्हें क्रमशः बाद में लिखा जाता है। पहला भाग होता है, इसे हम इंट्रो या आमुख कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले समाचार पत्र में सबसे पहले आमुख लिखा जाएगा और इस आमुख में हम इन 6 केकारों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये प्रभावी हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा भाग होता है, उसे हम बॉडी बोलते हैं। यह भी समाचार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लिखते हैं। इसके बाद तीसरा भाग होता है, इसे हम समापन, कम महत्व की जो बातें हैं संक्षिप्त रूप में हम अंत में लिखते हैं और ये तीसरा भाग होता है, इसे हम समापन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये उल्टा पिरामिड शैली है। हमें चित्र भी बनाना है और इन तीनों भागों का वर्णन भी करना है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है और इसके तीनों भाग कौन कौन से होते हैं, आमुख क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। बॉडी और समापन के बारे में भी हम टिप्पणी करेंगे। इसके बाद है स्टोरी। प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन करें तो स्टोरी का भी हमें पता होना चाहिए। जो बड़ी खबरें होती हैं उन्हें स्टोरी कहा जाता है। बड़ी खबरें होती है उसे स्टोरी कहा जाता है। और जो दैनिक समाचार पत्र है उनमें कभी भी स्टोरी प्रकाशित नहीं की जाती है। स्टोरी एक बड़ी खबर होती है, इसलिए इसका प्रकाशन साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में ही स्टोरी का प्रकाशन होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी खबरें होती है, शुरू से अंत तक उस पूरी खबर को इसमें लिखा जाता है और यह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाती है। स्टोरी के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक पत्रिका ही उपयुक्त होती है और वास्तव में यह उस सूचना को शुरू से अंत तक प्रभावी रूप से हमारे सामने रखती है और वास्तव में हमारे हृदय को भी ये प्रभावित कर देती है। इसको हम कहते हैं स्टोरी। उसके बाद कॉलम में बटी खबरें। जब हम प्रिंट माध्यम के लिए, मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि समाचार में जो खबर है
वह कॉलम में बटी होनी चाहिए, जिससे पहला कॉलम हम देख ले कि वो इंट्रो होगा, आमुख होगा, बहुत प्रभावी होगा, और कॉलम में बंटने से समाचार बड़ा प्रभावी होता है और हम या पाठक आसानी से उसे समझ पाता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉलम है, इसलिए ये स्टोरी होगी, और कम कॉलम में यदि लिखा गया है तो हम समझ जाते हैं ये दैनिक समाचार पत्र की कोई खबर होगी। तो कॉलम में खबरें बटी होना चाहिए, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। इसके बाद हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में अंतर होता है। हार्ड न्यूज ऐसी होती है जो हमारे हृदय को अच्छे से प्रभावित नहीं कर पाती है, और हार्ड न्यूज दैनिक समाचार पत्रों में जो दुर्घटना है या अपराध जगत की सूचना है या कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गई है उसकी सूचना है, व्यापार में होने वाला उतार चढ़ाव है, ये सारी जो दैनिक समाचार पत्रों में समाचार या न्यूज प्रकाशित होती है ये हार्ड न्यूज के अंतर्गत आती है। इसे हम ऐसी समाचारों को, ऐसे न्यूज को हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, और ये हमें विशेष प्रभावित हमारे हृदय को नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी खबरें हमें पढ़ने को मिल जाती है। उसके अलावा सॉफ्ट न्यूज ऐसी न्यूज होती है जो हमारे हृदय को प्रभावित कर देती है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें होती है, इसमें बहुत बड़ी खबरें होती है, और ये जो सॉफ्ट न्यूज है वो मानवीय संवेदनाओं से संबंधित होती है, हमारे हृदय को प्रभावित करने वाली होती है, और इन सॉफ्ट न्यूज का जो प्रकाशन है वो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में ही किया जाता है। इसके बाद है संक्षिप्त व प्रभावी। जो हम समाचार लेखन कर रहे हैं प्रिंट माध्यम के लिए, वो सबसे पहली बात तो संक्षिप्त हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा वो प्रभावी भी हो, पाठक जब उसे पढ़े तो वह प्रभावित हो जाए, ऐसा प्रयास होगा। और अंतिम विशेषता है सरल भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि लगभग जिन घरों में समाचार पत्र जाता है, जो पाठक है, उस घर के सदस्य है, वे आसानी से उसे समझ पाए। कठिन या फिर जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग हम कभी नहीं करें, सरल भाषा में ये समाचार हम लेखन करें, प्रकाशित करें। इसके अलावा जो हम समाचार लेखन कर रहे हैं, जो खबर हम प्रकाशित कर रहे हैं, वह प्रामाणिक भी होनी चाहिए, इसका भी हम ध्यान रखें कि प्रामाणिकता भी उसमें होनी चाहिए। बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के हम झूठी, असत्य खबर कभी प्रकाशित नहीं करें। तो आज समाचार लेखन जो हम प्रिंट माध्यम के लिए करें, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो हमने पढ़ा है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम के लिए समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें वो भी आगे पढ़ेंगे।